हेलो एवरीवन। तो आप सभी के सामने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डीपीपी नंबर 4 आ गई है। अब तक आपको डीपीपी की फुल फॉर्म पता हो गई होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये नीट में तो डेली प्रैक्टिस पेपर फुल फॉर्म नहीं आएगी, पर आपको जो है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आएंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ ये नीट पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है, जो अब तक नीट हो चुके हैं 10 साल में, उनके क्वेश्चन लाता हूँ। और बीच में क्या कहते हैं, अभी मुझे रीसेंट वाले क्वेश्चन कराने हैं, जैसे 2021 के और 2022 के। तो आपको लगभग 12 साल तक के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करा दिए जा रहे हैं। हाँ, 2020 तक ही मैंने यहाँ पर अभी तक लिए हैं जितने भी क्वेश्चन। 21-22 के आपको कराने हैं, और 23 में तो क्या कहते हैं, अभी क्या चल रहा है 2023, फिर 24 में आपको एग्जाम देना है। तो इस साल के क्वेश्चन तो अभी मेरी एनटीए से बात नहीं हुई है, तो एनटीए मुझे क्वेश्चन सेंड थोड़ी कर देगा। तो हम डीपीपी 4 कर रहे हैं, और अब तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सर? 25 डिस्कस कर चुके हैं। पहली डीपीपी में 9 थे, फिर 9 थे, फिर 7 थे, तो ये लगभग 25 हो गए। और आज हम 9 कर देंगे तो कितने हो गए? 34 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, 34 क्वेश्चन। तो आपने कितने नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं सर अभी तक आइए वाले मिला के? तो ये 4 चक्को 16 और 4 तियां 12, 4 चक्को 3 चक्को तो 12 होता है, 4 चक्को 16 और 4 तियां 12 और 1 13, 136 मार्क्स के। तो मैंने अपनी तरफ से आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो 34 क्वेश्चन कराना कोई सरल बात नहीं होती है, वो भी बोर्ड पे। तो आपके सामने आज जो डीपीपी आई है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, तो स्कोर होगा 36। तो आपके अगर 36 मार्क्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमारे 36 मार्क्स हैं, या जितने भी मार्क्स हैं। और अगर एक सही होता है तो आपको पता है राइट के लिए आपको +4 देना है, और रॉन्ग के लिए आपको -1 देना है। तो इस तरह से चलेंगे और डीपीपी को सॉल्व करेंगे। तो डीपीपी पे पहले आप क्या करो, पॉज कर लो स्क्रीन को और क्वेश्चन को बनाओ। फिर जो है आप सारे क्वेश्चन जब कर लेंगे फिर सॉल्यूशन को देखना चालू करना। डीपीपी 4 में आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इनटू असिस्टेड दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इसमें से वो कौन सी फॉलोइंग टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं जो फीमेल जो है बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती। देखो, गिफ्ट की फुल फॉर्म आपको पता था, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बात हो रही है गैमीट की, नॉट एम्ब्रियो। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पर एंड ZIFT तो जाइगोट की बात हो रही, जाइगोट भी एक प्रकार से एम्ब्रियो होता है। तो ये वाला ऑप्शन गिफ्ट के कारण गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ZIFT तो सही है पर ICSI गलत है। यहाँ देखो गिफ्ट की बात कर रहा है और ICSI दोनों ही गलत हैं। बात होगी इसमें डी की, क्योंकि गिफ्ट क्या होता है सर? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और IUT होता है सर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दोनों में एम्ब्रियो बनता है, यूट्रस में तो एम्ब्रियो का ही इम्प्लांटेशन होता है, और जाइगोट भी अर्ली एम्ब्रियो होता है। तो आंसर डी है। अगर आपका सही है तो आप अपने को +4 दें, अन्यथा -1 दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको मैंने जब पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें क्या बताया था कि अगर कपल में क्या कहते हैं मेल में स्पर्म काउंट वेरी लो है तो कौन सी टेक्निक जो कि सुटेबल रहेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी टेक्निक है। पहला ऑप्शन आपके सामने कह रहा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अभी बीच में एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। कह रहा है इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, तो विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हम करेंगे नहीं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी हो सकता है, बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो खाली स्पर्म को लेगा, पर वो कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें जो है हमें पूरी गारंटी मिल जाएगी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। इसीलिए अगर आपका सही है तो +4, नहीं तो -1 करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर T, कॉपर 7 पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो लेक्चर को देखिए, लेक्चर नंबर 6 में या 7 में आपको मिल जाएगा। अब मुझे तो इतना याद नहीं रहता क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, काफी टाइम हो गया है, और आप जो है मुझसे बन चुके हैं। तो आप क्या करना सर, लेक्चर नंबर 6 या 7 देखना, शायद 7 तो मुझे लग रहा है STD के ऊपर था,
तो 6 ना, ये थर्ड फोर्थ लेक्चर में होगा। तो कह रहा है फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी। पहला बोल रहा है, पहले को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आंसर वही है। कह रहा है दे इनहिबिट द गैमेटोजेनेसिस, नहीं, इसका गैमेटोजेनेसिस से क्या मतलब, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इसकी भी बात नहीं हुई थी। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो ये भी नहीं करता है। ये क्या करता है, द सप्रेस मोर्टेलिटी स्पर्म मोर्टेलिटी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी जर्मनी वाली इंग्लिश है। द सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो आपका अगर ये सही है तो अपने को +4 दो, और नहीं तो -1 दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड। कह रहा है एम्ब्रियो में ज्यादा हो गए 16 ब्लास्टोमियर से, ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू। आपको बताया था अगर 8 ब्लास्टोमियर तक बने हैं या फिर जाइगोट है या अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब उसकी लिमिट 8 तक है, तो सर क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। बट 16 या 32 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो उस एम्ब्रियो को जो है जाइगोट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन यूट्रस का ट्रांसफर करते हैं। जिफ्ट नहीं, फेलोपियन ट्यूब, गलत, जिफ्ट नहीं करते, सॉरी, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो IUT करते हैं। तो अफिमरिये नहीं, फिमरिये से तो कोई मतलब ही नहीं है। सर्विक्स भी नहीं कर सकते, फेलोपियन ट्यूब भी नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा यूट्रस, क्योंकि यूट्रस में फिर इम्प्लांट करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए अगर आपका सही है तो +4, नहीं तो -1 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी। ऐसा कौन सा रीजन है जिसके द्वारा इनफर्टिलिटी आ सकती है, यानी मेल जो है बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत फेस कर सकता है। तो पहला फिजिकल और साइकोलॉजिकल हो सकता है, तो कई आंसर इसी को मार देंगे, पर आगे भी ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको धैर्य बना के रखना है। कॉन्जेनिटल और इम्यूनोलॉजिकल ये भी हो सकता है, ड्रग और डिसीजेस के कारण भी हो सकता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। जब आपको ऑप्शन दिखता है ऑल ऑफ द अबव, तो वहां पे आप जो है थोड़ा सावधान हो जाएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। या बोथ A एंड C वाले ऑप्शन आते हैं तो इन ऑप्शनों में आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या A और C दोनों ही तो सही नहीं है, कहीं हम ए ऑप्शन टिक कर देना और आंसर निकल रहा है ऑल ऑफ दी अबव, तो आपको आते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ऑल ऑफ दी अबव लगाया है तो +4, नहीं तो -1 करो। फिर क्या कह रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। कह रहा है जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है, किसकी है सर, ये ART की फुल फॉर्म होती है। ART क्या होता है, आर्ट मतलब कला नहीं, ART मतलब होता है सर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो IVF इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू फेलोपियन ट्यूब। गलत हो गया पहला ही ऑप्शन, क्योंकि 16 वाला जब भी अगर हो जाए ब्लास्टोमियर या 32 हो जाए, मतलब 8 से ऊपर आपको जहां मिल जाए, वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना होगा ताकि उसका इम्प्लांटेशन हो जाए। तो फेलोपियन ट्यूब इसका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। ओवम इन फेलोपियन ट्यूब नहीं, ये भी नहीं है। जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, यस ये सही है, क्योंकि जाइगोट का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में होता है, जाइगोट का ट्रांसफर हम यूट्रस में नहीं करते, ओवम इन फेलोपियन ट्यूब नहीं करते। तो आंसर नंबर C सही है, तो +4, गलत है तो -1 करो। 2014 में आया है, ये लगभग सारे PYQ मैंने लिए हैं। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, ऐसा कौन सा लीगल मेथड है जिससे बर्थ कंट्रोल की जा सकती है। पहले कह रहा है बाय प्री मेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस। कह रहा है क्वाइटस के समय, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है तो उस समय हम क्या करें, प्री मेच्योर इजैकुलेशन कर लें, यानी पहले ही स्पर्म को इजैकुलेट कर लें, यानी निकाल लें, मतलब पीनिस को बाहर निकाल लें। तो ऐसा ऑप्शन में गलत हो गया, ये कोई लीगल मेथड नहीं है। फिर कह रहा है, अभी बी को बाद में देखेंगे, सी बोल रहा है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 10 से 17 के बीच में आपको जो है फर्टिलाइजेशन से बनना है। ये कोई भी लीगल मेथड नहीं है, ये क्या था सर, नेचुरल मेथड था, यानी ये पीरियोडिक एक्सीडेंट्स वाला मेथड की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो आप जो है नोट्स को पढ़ना और देखना इन क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सके अगर आपने नोट्स पढ़े हैं। मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ये मैंने खुद नीट के द्वारा पढ़े, मतलब सर से पढ़े हुए हैं। कईयों को लग रहा होगा क्या नोट्स सफिशिएंट होंगे हमारे पेपर को निकालने के लिए। यस, आपके नोट्स बिल्कुल ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बड़े जिन्होंने PhD या आगे भी कर रखी है उनके नोट्स हैं, न कि मेरे नोट्स हैं। तो आपको जो है लगातार DPP में भी बने रहना है। फिर कह रहा है बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, ये भी गलत हो जाएगा। ये कौन सा लीगल मेथड है, आपने कहाँ पढ़ा, तो ये गलत है।
फिर कह रहा है अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यानी अबॉर्शन कराना ये आपको पता है लीगलाइज्ड मेथड था। 2006 में भी इस पर रूल बने, 12 में भी रूल बने, और इसका जो लाया था वो 90s कुछ में लाया था। तो आप सन चेक कर लेना, क्योंकि मुझे जनरल नॉलेज इतनी आती नहीं, मुझे सन भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं डायमेंशंस लिख के लाता हूँ या सनों को लिख के लाता हूँ। तो कह रहा है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, हाँ ये सही है। तो अगर आपका ये ऑप्शन है तो +4, नहीं तो -1 कर दो। अब अगले क्वेश्चन में बात करो, कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, यानी एआई मीन्स, आपसे पूछ रहा है सर, देखो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, तब आपके क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होंगे। एआई मीन्स पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स होता क्या है। कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, नहीं, आपको पता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब के अलावा कहीं भी जो है वो होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो वो क्या कहलाती है सर, एक हिसाब से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, वो सही नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, इसको चेक कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, फिर आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो इसका आंसर मुझे तो डी लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं डी है क्या। हाँ, इसका आंसर डी ही है। तो आंसर आप डी लगाओ, और अगर ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, अगर आपका ये सही है तो +4, नहीं तो -1। अगला लास्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। कह रहा है ए चाइल्डलेस कपल, यानी बच्चा विहीन जो है कपल है, कपल में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड, उनको चाहिए एक बच्चा। कह रहा है थ्रू विच अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। गिफ्ट की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, आपसे पूछ लिया सीधा द फुल फॉर्म ऑफ द टेक्निक इज, सीधा क्वेश्चन आया है 2015 री में, यानी री नीट जब हुआ था 2015 में, तो आपसे डायरेक्ट गिफ्ट की फुल फॉर्म पूछ ली थी। मैंने आपको बताया था कि आपको गिफ्ट, जिफ्ट, IUI, IUT और ICSI और AI, इन सब की फुल फॉर्म आनी चाहिए। इन पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि मैंने आपके सामने दिखा दिया। तो पूछ रहा है, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, गैमीट इनसेमिनल ना इंसेमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर, तो ये गलत है, ऐसी फुल फॉर्म हमने नहीं पढ़ी। फिर कह रहा है जर्म सेल इंटरनल फैलोपियन ट्रांसफर, ये भी गलत है। फिर कह रहा है गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, ये भी गलत है। तो फुल फॉर्म सही ए ऑप्शन हो गया, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मुझे तो ये डायरेक्ट पता था, मैं तो सीधा ए कर देता, पर मुझे नहीं देखना, आपको देखना है ये सवाल। तो अगर आपका ये ऑप्शन सही है, अगर आपने ए ही ऑप्शन पे टिक किया है, तो आप अपने को +4 दे, अन्यथा -1 दे। तो आपने देखा मैंने आज की DPP पे 9 क्वेश्चन कराए, यानी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया सर बर्थ कंट्रोल मेथड के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, अभी हमने पढ़ा था कि ये कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो ये इनफर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन मैंने पीछे से ले लिए थे जो कि अन्य टॉपिक से भी थे, क्योंकि आपका पीछे का साथ ना छूटे। तो आपके संग जो मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं, जैसे कि इनफर्टिलिटी पे डिस्कस किया, तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले आया, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इनफर्टिलिटी पे आए। और आप देख रहे होंगे क्वालिटी क्वेश्चन है, मैं जो है इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ले रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको असर्शन रीजन भी कराए जाएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, या असर्शन ट्रू है तो रीजन उसका फुल्ली एक्सप्लेन है कि नहीं है, या असर्शन रॉन्ग है रीजन सही है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता अगर असर्शन सही गलत हो और रीजन सही हो जाए, या फिर असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत हैं। और इस तरह के क्वेश्चन भी कराएंगे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा होगा, क्या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग ना करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे आपकी क्वालिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा। तो मैंने आज की DPP में 9 क्वेश्चन कराए, इस तरह से एक और DPP 5 आएगी, जिसमें भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको मैंने 34 करा दिए, अगर मैं 6 कराता हूं तो 40, और ऐसे कुछ 45 क्वेश्चन तक मैं आपको DPP की सहायता से करा दूंगा। और क्या आपने क्या कहते हैं, जब लेक्चर चल रहे थे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कराए थे, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं पर चैप्टर से। तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो 200 मार्क्स से मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन करना काफी अच्छी बात मानी जाती है, पर आप ऐसा नहीं कि इन्हीं 50 क्वेश्चन के सहारे बैठ जाएं। क्या यही आ जाएंगे? तो आ भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। पर क्या पता अगर ये नहीं आए तो फिर आप कहोगे कि सर
ये क्वेश्चन तो आए नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार पीवाईक्यू पुराने वाले ही दे दे। पीवाईक्यू उठते हैं तो पास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के क्वेश्चन को करते हैं। आप क्या करो, 20 ईयर्स तक के क्वेश्चन लगा सकते हो, पर अब आपके सिलेबस में चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है सर? कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिया, तो उन चैप्टरों के क्वेश्चन को आप ना लगाएं। पर अगर आप देखें कि उस चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक को रिमूव किया गया है, चैप्टर चल रहा है, तो आप उस टॉपिक की थ्योरी ना पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्योंकि क्या पता आपसे क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन सिलेबस हटा है, कभी भी एनटीए कुछ भी कर देता है, तो उनमें से क्वेश्चन दे देगा। पर अब ऐसा नहीं है, उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि एनएमसी ने जो सिलेबस अपडेट किया है उसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना। और उसने अभी एक बड़ी अपडेट दी थी कि उससे पहले इंसेक्ट को, मतलब फ्रॉग को इंसेक्ट बताया था, तो ऐसा नहीं था, उसके द्वारा एक गलती थी। गलती क्या थी? वो ऐसा लिख दिया था, इंसेक्ट फ्रॉग लिखा था, ठीक है। तो फ्रॉग इंसेक्ट नहीं होता, फिर करेक्शन आई, वहां पे एंड करा गया इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो इंसेक्ट भी आपको पढ़ना है। जो पहले कई लोग कह रहे थे कि अब इंसेक्ट फ्रॉग हो गया, यानी फ्रॉग इंसेक्ट हो गया, तो हमें सिर्फ फ्रॉग के बारे में ही पढ़ना है, यानी इंसेक्ट में फ्रॉग को रख दिया। तो ऐसा गलत सोच रहे थे लोग। उसमें क्या करना था कि सर जो इंसेक्ट आपके उसमें था ऑर्थ्रोपोडा का, वो था हमारा कॉकरोच, तो आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है सर, साथ में फ्रॉग भी। तो इस तरह की गलतियां ना करें, इंसेक्ट को फ्रॉग ना करें, आप कॉकरोच भी पढ़े, फ्रॉग भी पढ़े। मैंने जो बीच में कहा था आपसे कॉकरोच नहीं पढ़ाऊंगा, पर अब मुझे चैप्टर नंबर 7 में वापस जाकर, यानी जो कि क्या है एनिमल टिश्यू, मैंने उसमें काफी चीजें आपको करा दी हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में। तो मैं आपको क्या करूंगा सर, वहां पे आपको कॉकरोच भी पढ़ा दूंगा। फ्रॉग वाला शायद मैंने अभी तक खुद नहीं पढ़ा है ढंग से, तो फ्रॉग वाला क्या कहते हैं आएगा लेक्चर, उसके ऊपर भी आप वेट करना। और आपने जब भी देखा होगा कि एनटीए नए टॉपिक जोड़ता है, नए टॉपिक जोड़ने का मतलब उसमें से क्वेश्चन आना तय होता है। तो जितने नए टॉपिक हैं, अगर मुझसे लेक्चर वो नहीं आते तो आप कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सारे टीचर हमारे भाई जैसे ही हैं और हमारे गुरु हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चरों का ही वेट करें। आपको जिस सोर्स से आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो वहां से देखें। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर मेरा ही चैनल लाइक करें या देखें, आप अन्य चैनलों को भी सब्सक्राइब करें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो थैंक यू इस डीपीपी में बने रहने के लिए। आपके सामने डीपीपी लगातार आ रही है। डीपीपी में बातें ज़्यादा नहीं करते हुए डीपीपी को समाप्त करते हैं, क्योंकि डीपीपी में हमें कम टाइम में काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।